नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। मेक्सिको, कोलंबिया के अवैध प्रवासियों को तो पहले ही भेजा जा चुका है। अब ट्रंप के निशाने पर हिंदुस्तानी आ गए। अमेरिका से हिंदुस्तानी प्रवासियों को वापस भेजा जा रहा है। ट्रंप के तेवरों ने हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्तों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ट्रंप के फैसलों से बिगड़ जाएंगे हिंदुस्तान अमेरिका के संबंध। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। बैकफुट पर आए ट्रंप, टैरिफ के फैसले पर लगाई रोक। कांगो में विद्रोहियों ने किया सीजफायर का ऐलान। और चलते चलते में देखेंगे जापान में जेल जाने के लिए जानबूझकर अपराध कर रहे बुजुर्ग। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से देश दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। खासकर अमेरिका में अवैध प्रवासियों को लेकर उनका रुख बेहद सख्त है। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता ग्रहण करते ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी और ट्रंप के एक्शन के रडार पर अब हिंदुस्तानी प्रवासी भी आ गए हैं। अमेरिका से हिंदुस्तान के अवैध प्रवासियों को विमान में भरकर वापस भेजा जा रहा है। इसके लिए मिलिट्री प्लेन C-17 का इस्तेमाल किया गया, जो 5 फरवरी को अमृतसर लैंड कर सकता है। हालांकि फिलहाल इस विमान में इन अवैध प्रवासियों की संख्या 205 है, लेकिन ये यही नहीं रुकेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डिपोर्टेशन की ये तलवार लगभग 18,000 हिंदुस्तानियों पर लटक रही है। वहीं अगर प्यू रिसर्च सेंटर के डेटा पर नजर डालें तो इसके मुताबिक अमेरिका में अल सल्वाडोर के 7.5 लाख, हिंदुस्तान के 7,25,000, ग्वाटेमाला के 6,75,000 और होंडुरास के 5,25,000 अवैध प्रवासी रहते हैं। यानी आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के 7,25,000 लोगों पर ट्रंप का एक्शन होने वाला है। इन आंकड़ों ने हिंदुस्तान की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि हाल ही में हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर के अमेरिका के दौरे पर उनके अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से इस सिलसिले में बात हुई थी। इस दौरान उन्होंने सभी अवैध प्रवासियों की वतन वापसी पर सहमति जताई थी। जयशंकर ने कहा था कि हिंदुस्तान अपने वैसे प्रवासियों को वापस लेने को तैयार है जो बगैर दस्तावेज या अधूरे दस्तावेज के साथ अमेरिका पहुंचे हैं। लेकिन अमेरिकी सरकार के इस एक्शन ने एक बड़ी जनसंख्या को मुश्किल में डाल दिया है। ऐसे में हिंदुस्तान सरकार के रुख को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनकी तरफ से कोई विरोध नहीं जताया जाएगा, क्योंकि अवैध प्रवासियों पर चल रही कार्रवाई को लेकर अभी तक के घटनाक्रम पर अगर हम नजर डालें तो मेक्सिको से लेकर कोलंबिया तक कई देशों ने ट्रंप के इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने यहां तक कि अवैध प्रवासियों से भरी प्लेन अपनी सीमा में उतारने से इनकार कर दिया था। कोलंबिया और अमेरिका में इस बात पर ठन गई थी, लेकिन ट्रंप के सैंक्शंस के आगे आखिरकार कोलंबिया को झुकना पड़ा। ऐसे में हिंदुस्तान के रुख को लेकर सबकी नजरें बनी हुई हैं। इस बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब अमेरिका में रूस, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों के नागरिक भी हैं, तो उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहले हिंदुस्तान के नागरिकों के खिलाफ कदम क्यों उठाया जा रहा है? इन सारे सवालों के बीच हिंदुस्तान और अमेरिका के संबंधों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी ने ट्रंप के शपथ ग्रहण से दूरी बनाए रखी और अब हिंदुस्तानी प्रवासियों पर यह कार्रवाई हो रही है, ऐसे में क्या ट्रंप के इस कार्यकाल में दोनों देशों के बीच रिश्ते पिछली बार की तरह अच्छे रहेंगे या बेपटरी हो जाएंगे? ये सवाल हर तरफ उठ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों को लेकर तो अपने वादे पर कायम है, लेकिन टैरिफ लगाने के अपने फैसले पर अब वो बैकफुट पर आ गए हैं। अपनी इस अगली खबर में हम बात करने जा रहे हैं ट्रंप के फैसले पर लगी रोक की। तो मेक्सिको और कनाडा को अमेरिका के टैरिफ से बड़ी राहत मिल गई है। ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने के अपने फैसले को 1 महीने के लिए टाल दिया है। हालांकि चीन पर अभी भी 10% का टैरिफ जस का तस बना हुआ है। खबर यह आ रही है कि आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल चीन की तरफ से भी अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया गया। चीन ने अमेरिकी कोयले और LNG उत्पादों पर 15% का टैरिफ लगाया है। इसके साथ ही अमेरिकी कच्चे तेल और अन्य उत्पादों पर भी 10% टैरिफ लगाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी चीन ने चेतावनी देते हुए कहा था कि विश्व व्यापार संगठन में हम अमेरिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अमेरिका गलत तरीका इस्तेमाल कर रहा है, हम अपने हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। और अब चीन ने भी टैरिफ के बदले टैरिफ लगा दिया। उनके इस कदम ने वैश्विक बाजार में हलचल तेज कर दी है, क्योंकि दोनों देशों में छिड़ी इस व्यापारिक जंग का असर देश दुनिया के बाजार पर पड़ सकता है। लेकिन ट्रंप के फैसले फिलहाल कहीं रुकते नहीं दिख रहे। रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अब यूक्रेन को समर्थन की शर्त रख दी है।
उन्होंने यूक्रेन को युद्ध में मदद जारी रखने के बदले रेयर अर्थ मटेरियल यानी दुर्लभ मृदा संसाधन को लेकर एक समझौता करने की बात कही। साथ ही ये दावा भी किया कि यूक्रेन इस समझौते के लिए तैयार है। ट्रंप के इस बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है कि अब तक जो अमेरिका युद्ध रुकवाने की बात कर रहा था, अब अपने फायदे के लिए यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक सहायता बढ़ाने पर जोर दे रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ट्रंप की मंशा क्या है? क्या वो वाकई में युद्ध रुकवाना चाहते हैं? क्योंकि गजा को लेकर भी उनके फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात से पहले गजा को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सीज फायर बना रहेगा या नहीं। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका जल्दी ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हो सकता है। इसके साथ ही यूएन की एजेंसी UNRWA, जो गजा युद्ध के पीड़ित फिलिस्तीनी रेफ्यूजी को हर संभव मदद पहुंचाने का काम कर रहा था, उसकी फंडिंग भी रोकने की तैयारी चल रही है। इसका सीधा असर इन रेफ्यूजी को मिलने वाली मदद पर पड़ेगा। पहले से ही WHO से अमेरिका के बाहर निकलने के फैसले पर पूरी दुनिया चिंतित है। यहां तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने सदस्य देशों से अपील की है कि वो ट्रंप पर वापस WHO ज्वाइन करने के लिए दबाव डालें। साफ है कि ट्रंप के फैसलों ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे कोंगो में गृह युद्ध की। तो अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो DR कोंगो के पूर्वी शहर गोमा में बीते कई दिनों से सेना और विद्रोही ग्रुप M23 में संघर्ष चल रहा है। न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक 4 फरवरी को विद्रोहियों ने गोमा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और इसके तुरंत बाद उन्होंने एक तरफा सीज फायर का भी ऐलान कर दिया। विद्रोही संगठन के प्रवक्ता लॉरेंस कान्युका ने कहा कि हम मानवीय सहायता देने के लिए लड़ाई रोक देंगे। हमारा बुकावू पर कब्जा करने का भी कोई इरादा नहीं है। हालांकि अभी तक कोंगो की सरकार ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी WHO ने बताया कि पिछले हफ्ते कोंगो सरकार की सेनाओं और रवांडा समर्थित विद्रोहियों के बीच गोमा शहर में 5 दिनों तक हुई इस लड़ाई में कम से कम 900 लोगों की जान चली गई, जबकि पहले तक ये संख्या 773 बताई गई थी। WHO ने इस झड़प में लगभग 2900 लोगों के घायल होने की जानकारी दी। आपको बता दें कि लगभग 20 लाख की आबादी वाले इस गोमा शहर में लगभग 1000 हिंदुस्तानी नागरिक रहते हैं। कोंगो अपनी खनिज संपन्नता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन पिछले 30 सालों से यहाँ संघर्ष छिड़ा हुआ है। यह लड़ाई इसी खनिज को लेकर है। कई सशस्त्र समूह सत्ता और खनिजों पर अपना कब्जा जमाने के लिए होड़ में है। इस पर हमला करने वाले विद्रोही संगठन M23 के लड़ाकों को पड़ोसी देश रवांडा का समर्थन मिला हुआ है। गोमा के बाद ये विद्रोही बुकावू शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरह के दावे सामने आ रहे हैं और इस अस्थिरता ने पड़ोसी देशों को भी प्रभावित किया है। इसका एक बड़ा उदाहरण 1990 का है, जब संघर्ष में लाखों लोगों की जान चली गई थी, जिसे अफ्रीका के विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। और अब चलते चलते में देखेंगे जापान में जेल जाने के लिए जानबूझकर अपराध कर रहे बुजुर्ग। तो जापान में बूढ़ी होती जनसंख्या के लिए अकेलापन सबसे बड़ी सामाजिक समस्या बनकर सामने आ रहा है और अकेलापन दूर करने के लिए जापान में बुजुर्ग अब अपराध कर रहे हैं। हाल ही में एक 81 साल की महिला ने भी ऐसा ही किया। महिला के मुताबिक अपने खाने पीने और रहने की समस्या को दूर करने के लिए जानबूझकर उसने कानून तोड़ा, जिससे पुलिस वाले उसे जेल में डाल दे। राजधानी टोक्यो की तोचिकी महिला जेल में बंद ओकियो ने बताया कि जेल में आने से उसके जीवन में स्थिरता आई है। उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार 60 साल की उम्र में ऐसा किया था, जब मुझे खाना चुराने के आरोप में जेल में डाला गया। उसके बाद मुझे जेल में बेहतर खाना और छत मिली, तो मैंने यही करने का सोच लिया। जापानी सरकार बुजुर्गों के लिए पेंशन सेवा चलाती है, लेकिन उसमें जीवन यापन बहुत मुश्किल है। ओकियो ने बताया कि जेल के अंदर का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पर लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर मैं आर्थिक रूप से मजबूत होती तो शायद जेल आने के बारे में ना सोचती, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा परिवार मुझसे अलग रहता है, इसी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। ओकियो ने बताया कि जेल में आने से पहले वे अपने 43 साल के बेटे के साथ रहती थी, लेकिन उनका अपने बेटे से झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि मैं घर से बाहर आई तो मेरी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ आने की सोची। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जेल में कुल 500 से ज्यादा महिला कैदी बंद है, जिसमें से हर चौथी कैदी बुजुर्ग है।
आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं जिनमें जापानी बुजुर्गों ने खाना, छत और अकेलेपन की समस्या को दूर करने के लिए जेल जाने का रास्ता चुना। जापान में बढ़ती बुजुर्गों की आबादी यहां सबसे बड़ी समस्या है। अकेलेपन के तनाव के कारण बुजुर्ग छोटे मोटे अपराध करके जेल में चले जाते हैं। यहां उनके भोजन और रहने की व्यवस्था हो जाती है और जीवन में थोड़ा रोमांच आ जाता है। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जापान में 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 2024 में 36.25 मिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। इससे ये दुनिया के सबसे तेजी से वृद्धि होते समाजों में से एक बन गया। जापान की कुल आबादी में अब बुजुर्गों की हिस्सेदारी 29.3% है, जो एक नया उच्च स्तर है। रिपोर्ट के मुताबिक बुजुर्ग निवासियों के अनुपात के आधार पर जापान 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले 200 देशों और क्षेत्रों की सूची में टॉप पर है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए डीवी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।